नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्रोफेसर हिस्ट्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा से। आज मैं बीए द्वितीय सेमेस्टर में इकाई चतुर्थ के बारे में बताऊंगी। और आज का जो हमारा विषय है वो है पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या क्रीमिया युद्ध तक। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरे आज के इस विषय का उद्देश्य क्या है, लेसन प्लान क्या है हमारा। तो सबसे पहले जो है पूर्वी समस्या क्या है, उसके विभिन्न चरण एवं विश्व युद्ध में योगदान। फर्स्ट है तुर्किस्तान एवं मंगोल आक्रमण 13वीं एवं 14वीं सदी तक। फिर है तुर्कों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में और टर्की साम्राज्य का विस्तार। बी है टर्की साम्राज्य का पतन। पतन के अंतर्गत टर्की साम्राज्य के पतन के आंतरिक कारण क्या क्या हैं और टर्की साम्राज्य के पतन के बाह्य कारण। फिर है तुर्की समस्या का रूप। इसके बाद हम आएंगे टर्की समस्या के जो विभिन्न सोपान हैं। तो इन सोपानों को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला है पूर्वी समस्या का प्रथम चरण, जो कि 1800 से 1840 तक होगा। इसके अंतर्गत है सर्बिया का विद्रोह 1812 से 1830 तक, यूनान का विद्रोह 1814 से 1829 तक। फिर है मिस्र और टर्की का युद्ध। और इसके बाद है पूर्वी समस्या का द्वितीय चरण 1841 से 1856 तक। और इसी चरण में आपका कोर्स है क्रीमिया युद्ध 1841 से 50 और फिर 1850 से 1856 तक। इसके बाद में आपको बतलाऊंगी पूर्वी समस्या का तृतीय चरण 56 से 1870 तक। 1870 से 1877 रूस टर्की युद्ध और साल्स्टिफाइनो की संधि। और नेक्स्ट है 1878 और बर्लिन सम्मेलन। चतुर्थ भाग में हम दिखलाएंगे बर्लिन सम्मेलन और तुर्की साम्राज्य 1878 के बाद। पंचम और आखिरी सोपान जो है युवक तुर्क आंदोलन और द्वितीय और प्रथम बाल्कन युद्ध। और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी समस्या का योगदान। अब इसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट उसमें आएंगे। पहले तो मैंने अपना उद्देश्य बताया। अब है तुर्किस्तान एवं मंगोल आक्रमण 13वीं एवं 14वीं सदी। इसमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि तुर्क थे कहाँ के। वो तुर्किस्तान एवं मंगोल आक्रमण, ये देखिए 13वीं सदी में 13th सेंचुरी एडी में ये तुर्किस्तान का जो है ये मैप दिखाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि तुर्किस्तान के बगल में मंगोलिया है और मंगोलिया और उस क्षेत्र से मंगोल जो है वो तुर्किस्तान में बराबर आक्रमण करते रहते थे। मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्वी समस्या से संबंधित तुर्क जो थे वो कहाँ और किस प्रकार से आए। तो ये 13वीं सदी में हम जा रहे हैं। तो 13वीं सदी का अपन ने मैप देखा और मैप में देख रहे हैं कि तुर्किस्तान में मंगोल आक्रमण करते थे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 12वीं सदी में जो 1212 और 1236 में जब यहाँ भारत पर इल्तुतमिश शासन कर रहा था, उस समय चंगेज खान के आक्रमण का भारत पर भी भय हुआ था। तो चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों का आक्रमण जो है तुर्किस्तान में बराबर हो रहा था और तुर्कों को वहां से जो है हटना पड़ा। और किस लिए हटना पड़ा? मंगोलों के आक्रमण के कारण। ये देखिए चंगेज खान की इमेज है और चंगेज खान ने कहां पर आक्रमण किया, ये देखिए तुर्किस्तान पे। यानी ये मंगोलिया जो दिख रहा है आपको, मंगोलिया से तुर्किस्तान पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ। चंगेज खान के आक्रमण के कारण ये चंगेज खान है और चंगेज खान के आक्रमण के कारण जो है तुर्किस्तान से तुर्कों को वहां से भागना पड़ा। तुर्कों को वहां से भागने के बाद जो है वहां से जब वो तुर्क चले हैं
तो उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो पूर्वी क्षेत्र में फैलाना चालू किया। और पूर्वी क्षेत्र में उस समय जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य था, जिसे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन 11वां। और ये यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ये अभी आप देख रहे हैं मंगोलिया और इधर भारत के ऊपर जो है पूरा तुर्किस्तान, और यहाँ से मंगोल जो है, मंगोल के आक्रमण से के वजह से तुर्क जो है इस स्थान पर आते हैं। और यहाँ पर आकर के जो अपन ने देखा कि तुर्कों ने कॉन्स्टेंटाइन 11वें को पराजित किया और उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब जो बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था, वो अब ऑटोमन साम्राज्य कहा जाने लगा। ऑटोमन साम्राज्य क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि जो तुर्क का जो सम्राट था उसका नाम था ऑटोमन, उस्ताद ऑटोमन, और उसने जो है उस्मान ऑटोमन, और उसने जो है ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो ये हो जाता है आपका जो मैंने पूर्वी क्षेत्र था उसमें आकर के उस्मान ऑटोमन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये देखिए 1853 में ये ऑटोमन साम्राज्य माने तुर्की साम्राज्य का जो है वो विस्तार हो गया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसी समय तुर्की साम्राज्य के बहुत शक्तिशाली शासक हुए। ये मैप ऑफ तुर्किस्तान है जो आप देख रहे हैं। अब जो तुर्क साम्राज्य के जो सुल्तान हैं वो है सुल्तान सलीम प्रथम 1512 से 1520 ईस्वी तक। ये बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान था और इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। और इनका साम्राज्य विस्तार जो है एशिया माइनर, बाल्कन प्रायद्वीप, डैन्यूब व काला सागर के तटीय क्षेत्र तक फैल गया। फिर है सुलेमान द्वितीय 1520 से 1566 ईस्वी सन तक। फिर इसके बाद है सलीम द्वितीय 1566 से 1574 तक। ये देखिए ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना में 14वीं सदी में जो भी हमने बताया, सुल्तान सलीम फर्स्ट 1512 से 1520 तक। ये सलीम फर्स्ट की इमेज है। ये सुलेमान सेकंड 1520 से 1566। ये वो सम्राट हैं जिन्होंने मंगोल आक्रमण के भय से अब तुर्किस्तान को छोड़ करके ऑटोमन साम्राज्य में ये आए, पूर्वी रोमन साम्राज्य में आए और ऑटोमन साम्राज्य की इनने स्थापना की। ये तुर्की साम्राज्य के शुरू के शासक हैं जिन्होंने तुर्क का साम्राज्य विस्तार किया। सलीम सेकंड 1566 से 1574। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि तुर्क साम्राज्य का जो विस्तार हुआ अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों तक, हैब्सबर्ग साम्राज्य के प्रदेशों तक, फिर इटली के तटीय प्रांतों तक, एशिया माइनर, बाल्कन प्रायद्वीप, डैन्यूब व काला सागर तक। ये देखिए ऑटोमन एम्पायर 1453 से 1566 तक। ये पूरा जो ब्लू से जो दिख रहा है पूरा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा साम्राज्य विस्तार जो है वो ऑटोमन एम्पायर द्वारा कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर का अर्थ है माने तुर्की जो अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पर आए, और ये इन्होंने लगभग 100-200 सालों में इतने बड़े साम्राज्य में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब ये देखिए कि जब ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया तो ये ऑटोमन साम्राज्य के चारों ओर जो है वो कौन है? यूरोपीय राष्ट्र हैं। अब यहीं से पूर्वी समस्या की शुरुआत होती है। तो ये तो अपना ये हो गया कि तुर्की साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ। अब हम देखेंगे तुर्की साम्राज्य का पतन। अभी अपन ने शुरू से तो देखा कि किस प्रकार से तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई, और अब जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसका अब पतन प्रारंभ हो गया। अब इस पतन के चरणों में ये देखेंगे कि आखिर ये पतन शुरू क्यों हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये हम लिख के बतला रहे हैं, जैसे ये तुर्की साम्राज्य है। अब इसके लिए तुर्की साम्राज्य के लिए यहाँ पर बल्गर, यूनानी, सर्ब और जैसे हमने बताया था काला सागर,
डैन्यूब, ये सभी क्षेत्रों पर टर्की का साम्राज्य जो है वो स्थापित हो गया था। अब टर्की साम्राज्य के अंतर्गत ये देखेंगे कि ये राष्ट्र जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, यहां पे अपन देखते हैं यूरोपीय राष्ट्र में हम देखते हैं ये रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये यूरोपीय राष्ट्र अब टर्की साम्राज्य की ओर अपनी निगाह रखते हैं। तो पतन के कारणों में हम ये देखेंगे कि टर्की साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसका पतन किस प्रकार प्रारंभ होता है। तो उसके कुछ आंतरिक कारण हैं। आंतरिक कारण क्या है? जैसे अभी हमने देखा 15वीं शताब्दी तक तो टर्की साम्राज्य जो है पूरा फैल गया था। अब पतन जब चालू होता है तो उसके आंतरिक कारण जो है कि फ्रांस की क्रांति जो है वो हो चुकी थी। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका प्रभाव भी टर्की के राज्यों पर पड़ा। फिर दूसरा कारण जो था वो धर्मांधता के कारण तुर्क सुल्तानों का ईसाइयों पर अत्याचार। तुर्क सुल्तान जो थे वो मुस्लिम थे और जो उनके अधीन राज्य थे, बाल्कन राज्य थे, उसमें ईसाई धर्म के लोग थे। तो सुल्तानों का जो अत्याचार था वो भी बहुत बड़ा कारण था। सुल्तान जो थे वो निरंकुश और एकतंत्रवादी थे और तुर्की में सामंतवादी व्यवस्था थी। फिर तुर्कों की अवैज्ञानिक एवं अनौपचारिक दृष्टिकोण जिसके फलस्वरूप जो है तुर्की समस्या आई और यूरोप का बीमार व्यक्ति कहा जाने लगा। और तुर्क जो था, जैसा भी हमने बताया, तुर्क साम्राज्य जो था बहुत विशाल था और उसको चलाने के लिए जो है योग्य शासक की जरूरत थी। और जहां योग्य शासक खत्म हुए, शासक अयोग्य आए और वैसे ही तुर्की साम्राज्य का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया। ये तो तुर्की पतन के कुछ आंतरिक कारण थे। अब कुछ बाह्य कारण थे, जैसा मैंने अभी इसमें आपको दिखाया था कि जब ऑटोमन साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया तो उसके चारों ओर जो राष्ट्र थे, जैसे रूस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है और अन्य राष्ट्र जैसे सार्डिनिया, पिडमांट तथा प्रशा है, ये इन सब की निगाह जो है वो तुर्की पर टिक गई। तो जैसे रूस है, अब क्या था, इनका स्वार्थ क्या था? तो रूस जो है वो काले सागर क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए तुर्कों से टकराव करने लगा। यानी रूस का ये था कि काले सागर का क्षेत्र जो है उसे मिल जाए। ऑस्ट्रिया का क्या स्वार्थ था? ऑस्ट्रिया तुर्क के आतंक को समाप्त करना चाहता था। जब ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो रही थी तब तुर्कों ने ऑस्ट्रिया को कई बार पराजित किया था, तो ऑस्ट्रिया उसका भी बदला लेना चाहता था। और इंग्लैंड जो है पूर्वी साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था और वो विखंडित तुर्क का विरोधी था। उसका ये था इंग्लैंड का कि उसके पूर्वी क्षेत्र में जो साम्राज्य है वो बना रहे, उसकी सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए टर्की का होना या तुर्क का होना जरूरी है। फ्रांस जो है वो व्यापारिक हितों हेतु तुर्क साम्राज्य में हस्तक्षेप चाहता था और अपनी धाक जो है यूरोप में जमाना चाहता था। और अन्य राष्ट्र जो है सार्डिनिया, पिडमान और प्रशा तुर्क साम्राज्य में हस्तक्षेप चाहते थे। तो ये तुर्क साम्राज्य के पतन के कारण हुए। ये देखिए तुर्क साम्राज्य का जो मैप है, उसके चारों ओर जैसे वो रेड से दिख रहा है ये इंग्लैंड, फिर ये ब्लू से जो है ये फ्रांस, फिर है जर्मनी और वो ऑटोमन साम्राज्य जो येलो से आपको दिख रहा है, और इधर ऊपर है पोलैंड और इधर ग्रे कलर से जो है वो ब्लैक सी और उसके ऊपर उधर जो है वो रूस है। तो इस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य के चारों ओर, माने तुर्क के चारों ओर यूरोपीय राष्ट्र छाए हुए थे। ये देखिए एक मैप और है, ये जर्मनी, पोलैंड, रशिया इन यूरोप, स्वीडन, इटली, फ्रांस, हंगरी, टर्की इन यूरोप, ये भी मैप है। अब तुर्की समस्या का स्वरूप, जैसा भी हमने देखा कि दो समस्याएं थी सामने। एक तो तुर्की की अपनी आंतरिक समस्या थी कि तुर्क का जो सुल्तान था वो मुस्लिम था और उसकी जो जनता थी या बाल्कन क्षेत्र जो था वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। सुल्तान जो है वो कट्टर था और अपनी जनता के प्रति उसको सहानुभूति नहीं थी। तो अंदर ही अंदर जो बाल्कन संघ के या जो उसकी प्रजा थी उसका विरोध कर रही थी। और उसी समय
फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है और उसका प्रभाव भी जो है वो टर्की पर पड़ता है। दूसरा कारण अपन ने देखा जो बाह्य कारण था, जो उसमें यूरोपीय राष्ट्रों ने जो हिस्सा लिया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूरोपीय राष्ट्र जो हिस्सा ले रहे हैं उनमें हम रूस को का जो तुर्की समस्या का जो रूप है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय राज्यों एवं रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और सार्डिनिया ने तुर्कों की निर्बलता का फायदा उठाकर अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु तुर्क साम्राज्य में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई और जिसे पूर्वी समस्या के नाम से जाना गया। ये देखिए टर्की और ये ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, फिर इसके चारों ओर अन्य राष्ट्र। अब जैसे जॉन मॉर्ले ने लिखा है, परस्पर विरोधी जातियों, धर्मों एवं पृथक स्थानों के संघर्ष से उत्पन्न जटिल, असाध्य एवं परिवर्तनशील समस्या को पूर्वी समस्या का नाम दिया गया। अब यहाँ अपन इससे समझ सकते हैं कि पूर्वी समस्या, जैसे अभी अपन को इतना समझ में आ गया आंतरिक कारण और उसके बाह्य कारण क्या थे। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि रूस और इंग्लैंड दो प्रकार के गुट जो है पूर्वी समस्या को लेके बन गए। एक गुट का नेता जो हो गया वो रूस हो गया और दूसरे गुट का इंग्लैंड। रूस जो है वो चाहता था कि तुर्की जो है उसका पतन हो जाए और रूस और इंग्लैंड मिलकर के उसको आपस में बांट ले। रूस चाहता था तुर्की का पतन और इंग्लैंड चाहता था कि तुर्की बना रहे। अब ये टारगेट रहेगा जो आप देखेंगे, रूस और इंग्लैंड दो गुट हैं, जो एक ये चाहेगा कि तुर्की का पतन हो जाए और दूसरा जिसका कि नेता इंग्लैंड होगा और वो चाहेगा कि इंग्लैंड चाहेगा तुर्की बना रहे और रूस चाहेगा कि तुर्की का पतन हो जाए। और ये जो है इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की है। जैसे मिलर के अनुसार है, पूर्वी समस्या को यूरोप में धीरे धीरे समाप्त होते हुए तुर्की साम्राज्य की शून्यता को भरने की समस्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अब जैसे और भी कहा गया है कि पूर्वी समस्या एक ऐसी समस्या थी जिसने यूरोपीय देशों के पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न कर दिया। क्यों वैमनस्य उत्पन्न कर दिया? वो कि ये राष्ट्र जो है अपना साम्राज्य विस्तार चाहते हैं। फ्रांस चाहता है कि मेरी धाक जमे और मैं जो हूँ टर्की पर अपना वर्चस्व स्थापित करूं। ऑस्ट्रिया अपने औद्योगिक व्यापार के लिए टर्की पर अपना वर्चस्व चाह रहा है। रूस चाह रहा है कि काला सागर, डैन्यूब नदी और मालदीव और वालेशिया पर उसका अधिकार हो जाए। इंग्लैंड चाह रहा है कि पूर्वी समस्या में टर्की इतना शक्तिशाली भी ना हो जाए कि उसका पूर्वी क्षेत्र में जो साम्राज्य विस्तार है उसमें आने की बाधा को और टर्की बना भी रहे। इन स्वार्थों को लेकर माने टर्की तो एक उसकी खुद की समस्या है। टर्की की खुद की समस्या क्या है कि जो बाल्कन राज्य उसका विरोध कर रहे हैं, और दूसरी समस्या उसके साथ क्या आ गई कि बाह्य राष्ट्र जो है वो हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। तो टर्की की समस्या का स्वरूप क्या है कि टर्की की एक आंतरिक समस्या हुई और दूसरी समस्या ये हुई कि जो बाह्य राष्ट्र है, जो जिन राष्ट्रों से वो घिरा हुआ है, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे सार्डिनिया हो, चाहे प्रसा हो, ये सभी राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से टर्की को देखने लगते हैं और अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लगते हैं। इसके बाद ये मैप है। अब तुर्की के अधीन अब शुरू होता है यानी तुर्की का पतन। अभी अपन ने देखा तुर्की के पतन के क्या कारण थे। अब ये तुर्की के अधीन जो छोटे छोटे राज्यों में यूनान, सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, स्लोवाकिया आदि स्वतंत्रता हेतु ये लोग विद्रोह चालू कर देते हैं। अब इस विद्रोह में हम पहले चरण में आएंगे। पहला चरण क्या है? सर्बिया का विद्रोह, यूनान का विद्रोह और मिस्र तथा टर्की का विद्रोह। तो अभी अपन ने देखा कि टर्की की समस्या क्या थी। जैसे एक इतिहासकार ने कहा है कि टर्की की समस्या एक ऐसी समस्या, एक उस गठिया रोग के समान है जो कभी हाथों को प्रभावित करती है तो कभी पैरों को प्रभावित करती है। तो यानी कि टर्की की समस्या, जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि टर्की एक राष्ट्र है, उसके अंतर्गत जो ईसाई राष्ट्र हैं, बाल्कन राष्ट्र हैं, वो भी उसके लिए समस्या है। और दूसरा, टर्की के ऊपर किसकी निगाह है? जो उसके आसपास जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, उन यूरोपीय राष्ट्रों का एक नेता जो है रूस है, जो कि तुर्की का पतन चाहता है, और दूसरा नेता जो है इंग्लैंड है, जो कि तुर्की को बना रहना देना चाहता है। तो अब देखिए मैंने यूरोपीय राष्ट्र भी दो गुट में बन गए। तो ये एक समस्या हो गई कि एक राष्ट्र चाह रहा है, एक राष्ट्र या गुट वाले चाह रहे हैं कि टर्की बना रहे, और दूसरा जिसका रूस
जो नेता है वो ये चाह रहा है कि टर्की का जो है विभाजन हो जाए और पतन हो जाए। इसी को पूर्वी समस्या के नाम से जानते हैं। अब ये पूर्वी समस्या यानी कि टर्की के अंतर्गत ऑटोमन साम्राज्य, जो शुरू में हमने बताया था कि किस प्रकार से उसका साम्राज्य विस्तार हुआ था, तो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत पूरे बाल्कन राज्य हैं, काला सागर है, डन्यूब सागर है, डन्यूब के आसपास मालडेविया है, वालेशिया है, सब बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब धीरे धीरे जब अपन इसके पहले देखें कि सुलेमान प्रथम और सलीम द्वितीय, इनके साम्राज्य के बाद जब धीरे धीरे पतन चालू होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तुर्की के अंतर्गत जो राष्ट्र हैं, जो राज्य हैं, वो स्वतंत्र होना चालू करते हैं और उनकी स्वतंत्रता में रूस किस प्रकार से साथ देता है। अब यहाँ पे निगाह अपन को रखना है रूस के ऊपर कि रूस ने कितने युद्ध किए तुर्की के साथ और किस प्रकार से इन विद्रोहों का रूस जो है वो साथ देता आया, और इंग्लैंड जो है किस प्रकार से रूस का विरोध करता गया, और उसी को पूर्वी समस्या के नाम से जानते हैं। अब ये समस्या जैसे कि इसके पहले हमने बताई थी कि 5 भागों में अपने बांटी है, और अगर हम यहाँ पर ही दृष्टि डालें प्रथम विश्व युद्ध में, अभी अपन किसमें है 1800 से 1840 में, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो होगा वो भी पूर्वी समस्या एक कारण होगी। माने कई कारण है, जैसे विलियम द्वितीय की विदेश नीति है, यूरोप का 2 गुटों में विभाजन है, और एक कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का क्या होगा, पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या जो प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्ध होंगे, तो प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्ध की जो नींव है वो यहीं से शुरू होती है। बाल्कन युद्ध माने सर्बिया, यूनान, मैसिडोनिया, ये सब जो है वो बाल्कन संघ के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो बाल्कन युद्ध हुआ जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध होगा, उसकी शुरुआत यहाँ से है, जो कि अपन 1800 से 1840 में देखेंगे। तो ये विद्रोह जो चालू हुए पूर्वी समस्या, तो वो किस प्रकार चालू हुए और किन किन चरणों में चालू हुए। इन विद्रोहों में सबसे पहले हम जो है रूस को उठाएंगे। रूस, अब ये जो विद्रोह चालू हुए हैं, ये इसका पहला विद्रोह का जो पहला राष्ट्र है वो है रूस, और इसकी जो पहला विद्रोह है वो 1774 ईस्वी में हुआ है, और दूसरा विद्रोह जो है 1787 में ईस्वी में हुआ है। ये देखिए, ये माने सर्बिया विद्रोह के पहले, सर्बिया विद्रोह और यूनान के पहले जो है रूस ने जो है टर्की के सुल्तान का विरोध करना चालू कर दिया था। तो 1774 ईस्वी में पोलैंड के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के ये विद्रोह चालू हुआ, और रूस ने जो है टर्की के विरुद्ध युद्ध किया, और इस युद्ध में टर्की जो है वो पराजित हो गया। माने अब यहाँ से जो है टर्की का पतन चालू हो जाता है। टर्की पराजित हुआ और रूस को, यहीं से अपन ये देख रहे हैं कि रूस को किस प्रकार, रूस जो है किस प्रकार से बराबर आगे बढ़ता जाएगा। 1774 ईस्वी में रूस ने टर्की को हरा दिया, और रूस को यहाँ पर काला सागर का क्षेत्र मिल गया। अब ये देखिए, यहाँ पर रूस को काला सागर का क्षेत्र मिल गया। काला सागर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और जिसमें रूस की निगाह जो है वो टिकी हुई थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रूस का वर्चस्व जब छा गया, तो जैसा मैं बता रही थी कि इंग्लैंड का ध्यान जो है वो रूस के ऊपर जाने लगा। तो रूस के ऊपर जाने लगा माने टर्की पे जाने लगा, और टर्की की समस्या की शुरुआत जो है वो चालू हो गई। दूसरा युद्ध जो है 1787 ईस्वी में रूस ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फिर से टर्की से युद्ध किया, ये जो 1787 में, और इसमें फिर से टर्की पराजित हो गया। और फिर रूस को जो है यहाँ पर नीस्टर नदी तक का क्षेत्र, नीस्टर नदी तक का क्षेत्र जो है वो प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो सर्बिया के विद्रोह आते आते हमने क्या देखा कि रूस ने 2 युद्ध किए, एक काला सागर उसको मिल गया 1774 में, और दूसरा जो है 1787 में नीस्टर नदी का क्षेत्र जो है रूस को मिल गया। अब यह आ जाता है 1812। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सर्बिया का विद्रोह जो शुरू हुआ, तो इसमें ये देखेंगे हम, ये देखिए सर्बिया, अपन मैप में भी देख सकते हैं, ये ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया जहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा जो है, ये पूरा ही जो है ये ऑटोमन एम्पायर है, इसमें ये सर्बिया, और ये सर्बिया ने यहाँ विद्रोह चालू किया, पहला विद्रोह। इसके पहले जैसे कि हम बता चुके हैं, रूस ने 2 बार टर्की को हराया, 1774 में, 1787 में। अब ये सर्बिया का विद्रोह 1812 से 30। सर्बिया ने क्यों विद्रोह किया, जैसा कि हमने बताया था कि बाल्कन प्रदेशों में सर्व जाति के लोग रहते थे, और ये जो है ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, और जबकि टर्की के सुल्तान जो था वो मुस्लिम था। और 1804 में जो कारा जार्ज के नेतृत्व में सर्बों ने जो है तुर्कों को बाहर निकाल दिया, और ऐसे समय पर देखेंगे कि रूस ने सर्बों को फिर रूस आ गया। मैंने रूस तो 2 बार युद्ध कर चुका था,
और रूस को तो ये था ही, उद्देश्य ही था कि टर्की का पतन हो। तो रूस को एक और अच्छा चांस मिल गया कि सर्बिया ने जो है विद्रोह कर दिया है। तो रूस ने जो है सर्बों का समर्थन किया, लेकिन नेपोलियन से युद्ध आरंभ होने के कारण रूस का समर्थन जो है उसने वापस ले लिया। और अंत में क्या हुआ कि तुर्कों ने सर्बिया पर पुनः अधिकार कर लिया और माने कारा जार्ज की हत्या करा दी। और इसके बाद जो है फिर से जो है सर्बिया में विद्रोह हुआ और अंत में ये देखिए यहाँ पर ये सर्बिया जो है उसको दिखाया जा रहा है और सर्बिया जो है वो स्वतंत्र हो गया। अंत में हम ये देखेंगे कि सर्बिया को स्वतंत्रता जो है स्वायत्त स्वतंत्रता मिली और ये स्वतंत्रता जो है सर्बिया को रूस की सहायता के कारण प्राप्त हुई। तो ये हो गया आपका सर्बिया। जैसे इसके पहले हमने दिखलाया था, अभी ये मैप है, ये सर्बिया का विद्रोह। और उसके पहले जो है बतलाया था हमने कि 1774 में रूस का युद्ध हुआ, 1787 भी हुआ और रूस की ही सहायता से सर्बिया भी जो है वो स्वतंत्र हुआ। अब ये दूसरा जो है पूर्वी समस्या के प्रथम चरण का जो दूसरा भाग है यूनान। सर्बिया को तो स्वतंत्रता मिल गई, अब जो है यूनान में विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये विद्रोह किसके विरोध में है? तुर्की सुल्तान के विरोध में। और साथ कौन दे रहा है इनको? रूस दे रहा है। रूस साथ दे रहा है, लेकिन जो इंग्लैंड को जो है इस रूस का ये जो साथ देना जो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इंग्लैंड भी रूस के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया और फ्रांस को अपने साथ में रखा हुआ है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से इंग्लैंड जो है उसका विरोध करेगा। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्रीमिया युद्ध का ये बेस है। तो अब यूनान का विरोध। अब यूनानी जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही आगे बढ़े हुए थे और यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। कैसे जागृत हुई? एक तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा और दूसरा जो सर्बिया में जो स्वायत्त स्वतंत्रता मिल चुकी थी। तो तुर्की मुस्लिम सुल्तान कट्टर एवं बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों के प्रति माने सहिष्णु नहीं था। यूनानियों पर अत्यधिक उस समय टैक्स लगाया हुआ था और फ्रांस की क्रांतियों का भी प्रभाव पड़ा और सर्बिया के विद्रोह ने यूनानियों को दिशा दी, जैसा अभी हमने बताया। और सर्बिया क्या, ये मैप देखिए। अच्छा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और बाद में ये अपन देखेंगे कि मोरिया विद्रोह और अली पाशा के नेतृत्व में विद्रोह चालू हुआ। मोरिया विद्रोह हुआ और मोहम्मद अली द्वारा तुर्कों की सहायता। यूरोपीय राज्यों का यूनान में हस्तक्षेप। अब जब यहाँ पर यह देखा गया कि रूस जो है वो सर्बिया की यूनान में सहायता कर रहा है, तो यूरोपीय राष्ट्र भी जो है वो सामने आ गए। तो इब्राहिम द्वारा यूनानियों की हत्या ने यूरोपीय राज्य विचलित हुए और अपना हस्तक्षेप बढ़ाया। रूसी झंडे लगे जहाजों को तुर्कियों द्वारा पकड़े जाने से रूस एवं तुर्कियों के संबंध बिगड़ गए और 1826 में इंग्लैंड और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में संधि हुई और जिसके अनुसार सुल्तान प्रभुत्व में यूनान राज्य बनाने की योजना को सुल्तान ने नहीं माना। ये देखिए, और यहीं पर अपन यहाँ देखेंगे कि 1827 में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने लंदन की संधि की। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूनान की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड ने रूस का साथ दिया। अभी क्या था कि इंग्लैंड और रूस अलग अलग उनकी नीतियां अभी भी अलग हैं, लेकिन यूनान की स्वतंत्रता में इंग्लैंड ने रूस का साथ दिया और इंग्लैंड, रूस, फ्रांस ने लंदन की संधि में जिसके अनुसार यूनान को तुर्की साम्राज्य के अधीन स्वशासित राज्य बनाने का निश्चय किया गया। अब कैनिंग की मृत्यु के उपरांत जो है वेलिंगटन ने इंग्लैंड को युद्ध से अलग कर दिया और फ्रांस भी अलग हो गया, जिससे रूस को इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिल गई। अब ये देखिए, रूस टर्की युद्ध और एड्रियानोपल की संधि। अब यहाँ पर यूनान को लेकर के रूस और टर्की युद्ध जो है वो हुआ। अब इस युद्ध में फिर से हम देखेंगे कि इस युद्ध में रूस जो है विजयी हो गया और टर्की पराजित हो गया। तो पहले अपन ने देखा रूस ने 1774 में युद्ध करके टर्की को पराजित किया, काला सागर प्राप्त किया। 1787 में टर्की को पराजित किया, निस्टर नदी तक फैल गया। और सर्बिया के विद्रोह में भी रूस ने जो है सर्बिया का साथ दिया और इधर यूनान के विद्रोह में भी रूस ने यूनान का साथ दिया। अब इस युद्ध में भी अपन देख रहे हैं कि रूस ने तुर्की को पराजित कर दिया और तुर्की को जो है एड्रियानोपल की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अब इससे क्या हुआ, तुर्की की पराजय हुई और सुल्तान ने एड्रियानोपल की संधि पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पराजय के बाद तुर्की ने जो है यूनान को स्वायत्त शासन दे दिया। यहाँ पर भी यूनान को स्वतंत्रता दे दी गई और वालेशिया तथा मालदेविया के जो क्षेत्र थे वो भी रूस को
प्राप्त हुए। अब यूनान स्वतंत्र हो गया। इसके बाद जब यूनान का युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि तुर्की के सुल्तान ने मिस्र से सहायता मांगी थी और मिस्र के सुल्तान को बोला था कि यूनान के विद्रोह में आप सहायता करो और हम आपको क्रीट आपको जो है इसके बदले में देंगे, क्रीट और सीरिया। लेकिन जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया तो मिस्र के सुल्तान ने जो है तुर्की से बोला कि हमें क्रीट और सीरिया जो आपने वादा किया था वो दो। तब उस समय तुर्की ने उसको क्रीट तो दे दिया लेकिन सीरिया नहीं दिया। जब सीरिया नहीं दिया तो सीरिया के प्रश्न को लेकर के मिस्र ने भी तुर्की के विरोध में आंदोलन कर दिया 1831 से 1841 तक। और ये मिस्र और तुर्की का विरोध जो है वो चालू हो गया। और इसमें ये देखेंगे कि यूनान की स्वतंत्रता के विरोध में तुर्की सुल्तान की सहायता जो की थी। फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि अंत में मिस्र को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई और मिस्र को जो है सीरिया और क्रीट मिल गया। लेकिन जब मिस्र को सीरिया और क्रीट मिला तो यहाँ पर जो है यूरोपीय राष्ट्रों में हम ये देखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के मिस्र की इस जो उसको प्राप्त हुआ था उसको उस संधि को वहीं पे रोक दिया और मिस्र को जो है क्रीट और सीरिया खाली करना पड़ा। और इंग्लैंड के अनुसार जो है मिस्र को क्रीट और सीरिया खाली करना पड़ा और मालदीविया वालेसिया से भी रूस को अपना अधिकार जो है खत्म करना पड़ा। अब यहाँ पर हाँ पूर्वी समस्या का जो है द्वितीय सोपान जो चालू होता है तो ये अब आता है क्रीमिया युद्ध। तो ये अपन ने अभी तक देखा कि किस प्रकार से रूस लगातार जो है वो तुर्की के सुल्तान के ऊपर आक्रमण करता जा रहा है और बाल्कन क्षेत्र को स्वतंत्रता दिलाता जा रहा है। अब ये द्वितीय सोपान में देखिए जब यहाँ पर अभी अपन ने देखा सर्बिया, यूनान और मिस्र किस प्रकार से स्वतंत्र हुए तुर्की सुल्तान से। तो अब 1841 से 1852 तक जो है यूरोप में यानी शांति बनी रही पूर्वी समस्या को लेकर। लेकिन यह शांति जो है ये जो है वास्तविक नहीं थी क्योंकि अंदर ही अंदर जो है वही समस्या बनी हुई थी। फिर 1854 से 56 जो है ये क्रीमिया युद्ध की अब शुरुआत होती है, रूस तुर्की युद्ध एवं पेरिस की संयुक्त संधि। ये देखिए क्रीमिया युद्ध इसे क्यों कहा गया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अभी तक रूस का जो है काले सागर पर प्रभाव हो गया और वाल्देविया और वालेशिया और वाल्देविया पर रूस का अधिकार हो गया। ये देखिए क्रीमिया युद्ध के कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को जो है व्यर्थ का युद्ध कहा है और विभिन्न राष्ट्रों को। अब इसमें हम ये देखेंगे फिर से वही स्थितियां बन गई क्रीमिया युद्ध के लिए कि जैसे कि फ्रांस का जो उत्तरदायित्व था, फ्रांस किस कारण से क्रीमिया युद्ध हुआ। जैसे नेपोलियन तृतीय था फ्रांस में इस समय और नेपोलियन तृतीय जो है अपना वर्चस्व जो है यूरोप में स्थापित करना चाहता था। उसने जो है तुर्की में भी अपना ध्यान आकर्षित किया और जेरूसलम की पवित्र स्थानों पर जो रूस का संरक्षण था नेपोलियन स्वयं अपना संरक्षण करना चाहता था। ये देखिए फ्रांस का। इसके बाद रूस का उत्तरदायित्व रूस स्वयं कहता था कि तुर्की जो है बीमार राष्ट्र है जिसका रोग असाध्य है और इसे जो है क्या करना चाहिए, इंग्लैंड को मिस्र, साइप्रस, क्रीट पर अधिकार कर लेना चाहिए और रूस को कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना चाहिए। इंग्लैंड इसके लिए तैयार नहीं था और इस प्रकार जो है जो पवित्र स्थानों को लेकर के रूस और फ्रांस का जो दावा था वो भी एक प्रकार से इसका कारण बना। फिर इंग्लैंड का उत्तरदायित्व जो कारण बना जो तुर्की इसका क्रीमिया युद्ध का, तुर्की की अखंडता बनी रहे। इंग्लैंड ये चाहता था कि तुर्की का विभाजन ना हो और पूर्वी साम्राज्य की चिंता मिस्र तथा भारत की, उसको ये चिंता थी कि मिस्र और भारत के लिए। और रसेल ने कहा था कि यदि हम रूसियों को डैन्यूब में नहीं रोकेंगे तो सिंधु में हमें रोकना पड़ेगा। और इंग्लैंड का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है और हल भी वैसा ही होना चाहिए पूर्वी से। और तुर्की की स्थिति तो वही थी जैसा अभी बता रहे, यूरोप एक बीमार आदमी है माना जाता था। यूरोप में तुर्की एक बीमार आदमी के समान माना जाता था और वही था कि ईसाई प्रजा के प्रति जो है सुल्तान की कठोर नीति थी। बल्गारिया, अल्बानिया, मैसिडोनिया में असंतोष था और बाल्कन राज्य भी जो है वो धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहते थे। अच्छा, फिर इसके कारण अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्रीमिया का युद्ध जो है वो शुरू हुआ। हाँ ठीक है। तो क्रीमिया के युद्ध में जैसे हमने इस सब विभिन्न राष्ट्रों के उत्तरदायित्व को देखा। अब जो दो चीजें अब यहाँ पे हम लास्ट में बताना चाहेंगे। क्रीमिया युद्ध के जो तात्कालिक जो कारण थे, रूस ने दो मांगे रखी थी। एक ये रखी थी कि पवित्र स्थानों पे रूस का अधिकार रहे और तुर्की के ईसाई राज्यों पर भी रूस का जो है वो अधिकार हो। और
मालदीविया और मालदीविया और मलेशिया पर रूस का अधिकार बना रहे। लेकिन इंग्लैंड के जो वहां पर राजदूत था, रेडक्लिफ था, उसने रूस की इस मांग को नहीं माना। रूस की एक मांग को मान लिया कि पवित्र स्थान पर तुर्की में रूस का अधिकार रहे, लेकिन पूरे ईसाई राज्यों पर तुर्क में रूस का संरक्षण है, इस बात को नहीं माना। इसके लिए रूस ने क्या किया कि मालदीविया और मलेशिया पर जो है आक्रमण कर दिया और उस पर अपना दावा कर दिया। तो तुर्क ने उसका विरोध किया और तुर्की के सुल्तान ने युद्ध कर दिया। रूस और तुर्की युद्ध शुरू हो गया। ये क्रीमिया युद्ध की शुरुआत है। रूस तुर्की युद्ध जब शुरू हुआ तो इस युद्ध में साइनोव हत्याकांड माने साइनोव की खाड़ी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में रूस फिर से जीत गया और तुर्की पराजित हो गया। जब रूस जीत गया तो उसने फिर से काले सागर और सब जगह जो है अपना अधिकार करना चालू कर दिया। तो इस युद्ध में फिर से इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस का विरोध किया और इंग्लैंड और फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गए। तो एक ग्रुप में ये क्रीमिया जो मैप में दिखाया जा रहा है 1856, तो ये एक ग्रुप में हो गए इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्क, और दूसरा हो गया रूस। और ये युद्ध जो है ये क्रीमिया में लड़ा गया और ये युद्ध जो है 1854 से 56 तक लड़ा गया क्रीमिया प्रायद्वीप पे, इसलिए इसको क्रीमिया के युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में ये देखेंगे कि फिर सेवास्टोपोल तक जो है रूस ने घेरा डाला। ये सेवास्टोपोल जो दिखाया क्रीमिया के नीचे दिखाया जा रहा है और यहाँ पर जो है तुर्क के सुल्तान ने रूस को पराजित कर दिया और रूस को जो है सेवास्टोपोल का घेरा उठाना पड़ा और यहीं पर रूस ने मालदीविया और मलेशिया को खाली कर दिया। तो 1854 में ये युद्ध जो है समाप्त हो सकता था क्योंकि रूस ने सेवास्टोपोल का घेरा भी उठा दिया और मालदीविया और मलेशिया को माने खाली भी कर दिया। अब आगे इसी समय इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो रूस को पूरी तरीके से उसकी शक्ति समाप्त करना चाहते थे। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस के सामने 4 मांगे रख दी और क्या मांगे थी कि मालदीविया और मलेशिया को पूरी तरीके से रूस अपना अधिकार समाप्त कर दे और रूस काले सागर से भी अपना अधिकार समाप्त कर दे और डैन्यूब नदी से भी में सभी राष्ट्रों के लिए खोल दी जाए और रूस तुर्की साम्राज्य के ईसाइयों के संरक्षण की मांग न करे। तो रूस ने अब इंग्लैंड और फ्रांस के इस मांग को ठुकरा दिया और फिर से युद्ध चालू हुआ और ये युद्ध जो है 1856 तक चला और अंत में रूस की इंग्लैंड और फ्रांस के सामने हार हुई क्रीमिया में। और यहाँ पर ये देखते हैं कि निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई, अलेक्जेंडर द्वितीय गद्दी पर बैठा और अलेक्जेंडर जो है युद्ध को समाप्त करना चाहता था। तो मार्च में ये युद्ध 30 मार्च को समाप्त हो गया और पेरिस की संधि की गई और इस पेरिस की संधि में जो है इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस के साथ पेरिस में संधि की और इस संधि में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया ये सभी राष्ट्र शामिल थे और पेरिस की संधि में रूस की अपमानजनक हार हुई। रूस को मालदीविया और मलेशिया से अधिकार समाप्त करना पड़ा, काला सागर से समाप्त करना पड़ा अधिकार और जो इंग्लैंड चाहता था वो सभी उसको जो उसके उद्देश्य थे वो उद्देश्य उसकी पूर्ति हुई। अब ये क्रीमिया युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस क्रीमिया युद्ध के परिणाम के अंतर्गत अपन ये देखेंगे, ये देखिए मित्र राष्ट्रों की मांगे, फिर जो अभी हम बतला चुके सेवास्टोपोल, ये देखिए उसके युद्ध, ये पूरे जो इसकी इमेजेस हैं और इसके बाद जो है पेरिस की संधि जो बता दी गई है, पेरिस की संधि का 1856 का दृश्य है, ये देखिए। और ये सभी राष्ट्र जो है पेरिस की संधि में और क्रीमिया युद्ध का महत्व और परिणाम जो है तुर्की पर क्या प्रभाव पड़ा, तुर्की को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और यूरोपीय राष्ट्र जो है उसका पक्ष ले गए। रूस पर ये प्रभाव पड़ा, रूस के हार जाने से उसकी बहुत ज्यादा मानहानि हुई और जो है फिर रूस को सुधार करना पड़ा। फिर इंग्लैंड पर प्रभाव क्या चाहता था कि टर्की बना रहे, वो उस उद्देश्य में पूर्ति हुई उसकी। फ्रांस का वर्चस्व छा गया, नेपोलियन तृतीय जो चाहता था। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट पर प्रभाव और ऑस्ट्रिया पर प्रभाव जो है, ऑस्ट्रिया भी टर्की को बनाए रखना चाहता था और प्रसा पर प्रभाव। अब इसके बाद ये देखेंगे क्रीमिया युद्ध के महत्व जो अभी इन राष्ट्रों पर हमने बताया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि क्रीमिया युद्ध का प्रभाव जो है, जैसे कहा गया क्रीमिया युद्ध से एक नए इटली का जन्म हुआ, क्रीमिया के कीचड़ से नए इटली का जन्म हुआ। सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, काबूल यहाँ पर आया था और काबूल ने जो है इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या के बनाया, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, और अंत में इटली का एकीकरण जो 1870 में यही क्रीमिया युद्ध की ही देन थी। ऑस्ट्रिया पर जो प्रभाव पड़ा, फिर इसके बाद जो प्रसा में बिस्मार्क था और बिस्मार्क ने जो है तटस्थता की नीति अपनाई थी और जो है जर्मनी के एकीकरण में भी क्रीमिया का युद्ध जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसी का परिणाम था। और ये ऑस्ट्रिया में मेटरनिक था। देखिए मेटरनिक जो है वो
अपनी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण प्रसिद्ध था और मेटरनिच ने अपनी उसी नीति को अपनाया। नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस में था ये उसकी इमेज है। और अन्य प्रभाव जो है वो मेटरनिच युग की समाप्ति। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये देखेंगे कि क्रीमिया युद्ध को बहुत से इतिहासकारों ने एक व्यर्थ युद्ध भी कहा है, क्योंकि जब रूस ने 1854 में वानेसिया और उससे अपना अधिकार, काले सागर से अधिकार समाप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी फ्रांस और इंग्लैंड ने युद्ध को जारी रखा। तो इसीलिए सैलिसबरी ने कहा था कि इंग्लैंड ने गलत घोड़े पर दांव लगाया है, गलत जगह जो है इतना व्यर्थ का पैसा लगा दिया। उसके प्रभाव के अंतर्गत एक सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं वो ये है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है यहीं पर हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध में ही सेवा की थी, सैनिकों की सेवा की थी, और रेड क्रॉस की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो इस प्रकार से क्रीमिया का युद्ध एक वो युद्ध है जहां अपन ने अभी ये देखा कि किस प्रकार से रूस जो है टर्की के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रूस और टर्की के 6 युद्ध हुए, और इन युद्धों में क्रीमिया युद्ध एक ऐसा विराम चिन्ह लग गया कि रूस को हारना पड़ा, और जो दूसरे गुट का जो नेता था यानी कि इंग्लैंड जो था वो विजयी हुआ और रूस को अपमानजनक संधि, पेरिस की संधि में हस्ताक्षर करने पड़े। ये देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना क्रीमिया युद्ध से ही शुरू हुई थी। ये क्रीमिया युद्ध का मूल्यांकन ये, इसके बाद जो है जो क्रीमिया युद्ध के बाद जो तृतीय सोपान है, उसके बाद जो अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे कि रूस टर्की युद्ध और बर्लिन सम्मेलन, और फिर इसके बाद आपका जो चतुर्थ सोपान है ये बर्लिन सम्मेलन होगा, और पंचम सोपान जैसे हमने बताया युवक तुर्क आंदोलन और बाल्कन युद्ध होंगे, और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध। और ये है पूर्वी समस्या का निष्कर्ष, प्रथम विश्व युद्ध में योगदान और प्रमुख संधियां और युद्ध। अब ये स्टूडेंट्स अगर जो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहे पूर्वी समस्या को लेके, जैसे अभी मेरा प्रश्न है कि ऑटोमन साम्राज्य क्या है, तो जैसा कोई भी अगर बच्चा बताना चाहे ऑटोमन साम्राज्य क्या है, शुरू में हमने बतलाया था, अगर कोई बतलाना है, कोई भी छात्र बतलाना चाहे तो बतला सकता है। ऑटोमन साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया था कि उस्मान ऑटोमन ने, जो कि मंगोल आक्रमण जब हुए वहां पर तुर्किस्तान में, तो उस्मान ऑटोमन जो है वो वहां से कहां पर आया, पूर्वी रोमन साम्राज्य में, और वहां पे उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। और जो तुर्की, आधुनिक तुर्की है, वहां पर उस्मान ऑटोमन ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, और वही साम्राज्य जो है ऑटोमन साम्राज्य कहलाया। पूर्वी समस्या क्या है, कोई भी बतलाए? पूर्वी समस्या टर्की को लेकर के है। टर्की का जो साम्राज्य विस्तार हो चुका था, ऑटोमन साम्राज्य विस्तार जो हुआ था, तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना एक योग्य शासक की जरूरत थी। लेकिन जब सुल्तान अयोग्य होने लगे तो ऐसे समय पर जो टर्की के अंतर्गत, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो दूसरे राज्य थे, बाल्कन राज्य थे, वो स्वतंत्र होने लगे। तो टर्की के अंतर्गत जो राज्य है वो स्वतंत्र होने लगे, और टर्की के चारों ओर जो दूसरे राष्ट्र थे वो उसमें भागीदारी बनने लगे। वही पूर्वी समस्या है। जैसे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सभी राष्ट्रों ने अपने अपने स्वार्थ के अनुसार टर्की की ओर ध्यान दिया और कार्य किया। पूर्वी समस्या उसी का नाम है। और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, अब प्रथम चरण की कौन सी घटनाएं थी? प्रथम चरण की घटनाएं जो थी, अगर कोई भी बतलाए, पहला तो 1774 ईस्वी में रूस का युद्ध और रूस का काला सागर पर अधिकार, 1787 ईस्वी में निस्टर नदी पर रूस का अधिकार, फिर सर्बिया का स्वतंत्र होना, यूनान का स्वतंत्र होना, और फिर मिस्र का स्वतंत्र होना। ये प्रथम चरण की घटनाएं थी। इसके बाद है पूर्वी समस्या में कौन कौन से राष्ट्रों ने भाग लिया। तो पूर्वी समस्या में किसने भाग लिया? रूस ने लिया, इंग्लैंड ने लिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया और प्रसा। और इन राष्ट्रों के 2 गुट बन गए थे। एक का नेता था रूस और दूसरे का नेता था इंग्लैंड। और रूस जो है वो ये चाहता था कि पूर्वी समस्या में टर्की का पतन हो जाए और इसे हम रूस और इंग्लैंड के बीच में बांट दिया जाए। और दूसरे जो राष्ट्र थे उनका जो नेता था वो था इंग्लैंड, और इंग्लैंड ये चाहता था कि टर्की जो है वो बना रहे, ताकि उसका जो है पूर्व में जो राष्ट्र है उसका साम्राज्य विस्तार है उसको खतरा ना होने पाए रूस के द्वारा। फिर रूस टर्की युद्ध की जो संधियां हैं वो, जैसे रूस लगातार जो है युद्ध करता रहा। 1774 में युद्ध हुआ, फिर 1787 में युद्ध हुआ, इसके बाद जो है यूनान को लेकर के युद्ध हुआ, सर्बिया में युद्ध हुआ, सेल्स्टिफेनो की संधि हुई, इसके बाद क्रीमिया युद्ध हुआ, फिर पेरिस की संधि हुई और रूस की पराजय हुई। तो यहाँ पर निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि पूर्वी समस्या के अंतर्गत
रूस जो है लगातार बाल्कन राज्यों का समर्थन करता रहा, लेकिन रूस जीतता भी रहा और रूस अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करता रहा, तुर्की को पराजित भी किया। लेकिन इंग्लैंड के हस्तक्षेप के कारण, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, सार्डिनिया, इन सब के हस्तक्षेप के कारण रूस को पराजय देखनी पड़ी। और रूस का जो उद्देश्य था कि काला सागर, डैन्यूब और मालदेविया और वलेशिया पर उसका अधिकार हो जाए, वो उसका अधिकार क्रीमिया युद्ध तक नहीं हो पाया और पेरिस शांति सम्मेलन में उसको अपने सभी अधिकार छोड़ने पड़े। और जब इसका जो अगला चरण होगा वो क्रीमिया युद्ध का ही परिणाम होगा कि जो रूस टर्की युद्ध 1877 में पुनः होगा। ये 1856 में छोड़ रहे हैं और 1877 में फिर से वही कारण बनेंगे और रूस टर्की युद्ध होगा। और रूस टर्की युद्ध के बाद फिर बर्लिन सम्मेलन, फिर ये इंग्लैंड की अध्यक्षता में ये राष्ट्र आगे आएंगे और फिर रूस को जो उसका साम्राज्य विस्तार है उसको कम करने के लिए बर्लिन सम्मेलन होगा और फिर से रूस का जो है उसके साम्राज्य को रोक दिया जाएगा। फिर बर्लिन सम्मेलन के बाद फिर से वही कारण बनेंगे और फिर युवा तुर्क आंदोलन होगा, फिर रूस सामने आएगा, फिर बाल्कन युद्ध होंगे और यही बाल्कन युद्ध जाकर के प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेंगे। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी को पूर्वी समस्या समझ में आ गई होगी। और आज यहीं तक, और जिसको जो कुछ पूछना होगा अगले लेक्चर में बताऊंगी। हेलो हाँ मैम। बताइए। मैम एक स्लाइड पे लिखा हुआ था। हाँ, हो गया।